हेलो स्टूडेंट्स, NBJ स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी में जो हमारी फर्स्ट क्लास रही है उसके अंदर हम यूनिवर्स कॉन्सेप्ट अपने तैयार कर रहे हैं। अब तक हमने अपनी पहली क्लास में 3 कॉन्सेप्ट 3 हाइपोथेसिस को ही क्लियर किया है। उसमें से जो पहले रहे थे इमैनुअल कांट, सेकंड थे लाप्लास और थर्ड थे चैम्बरलिन। जो पहले वाले 2 थे कांट और लाप्लास, वो थे मोनिस्टिक हाइपोथेसिस को मानने वाले या पैरेंटल कह सकते हो। यानी उन्होंने एक ही तारे के सहयोग से ही क्या बताया था, यूनिवर्स का जन्म। फिर जो चैम्बरलिन था वो था ड्यूलिस्टिक का या बी पैरेंटल कह सकते हो। उसने 2 तारों के सहयोग से हमारे इस यूनिवर्स के जन्म को बताया था। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो सूर्य था ना वो पहले क्या था, सॉलिड था। सूर्य पहले क्या था, सॉलिड। फिर बाद में कोई और उसका साथी तारा कंपेन स्टार आया, उसने क्या किया, अपने ग्रेविटेशन से सन के कुछ पार्ट को तोड़ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। तो इसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब चैम्बरलिन का जो टॉपिक था, चैम्बरलिन के उस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ गलतियां थी। उन गलतियों को ठीक करते हुए जो अगले अपना कॉन्सेप्ट लेकर आता है वो था जेम्स जीन्स और जेफरीज। जेम्स जीन्स और जेफरीज। इन दोनों में मैन कौन थे, जेम्स और जीन्स थे। जो जेफरीज था उसने क्या किया था, उसने जेम्स और जीन्स की कुछ कमियों को दूर किया था, या कह सकते हो इनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट के अंदर इसने क्या किया था, संशोधन किया था। अब इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था 1919 के अंदर। चैम्बरलिन ने कब दिया था, 1905 में दिया था। तो 1905 के बाद फिर 1919 में जेम्स जीन्स आए और इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम रखा इन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस। क्या नाम रखा इन्होंने, टाइडल हाइपोथेसिस, यानी ज्वारीय परिकल्पना, ये नाम रखा भाई, टाइडल हाइपोथेसिस। यानी जो टाइड होता है उसका आने का रीजन क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना। मून और सन दोनों के ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, टाइड बनता है। खासकर तब होते हैं ऊंचे टाइड जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो क्या होते हैं, 0 डिग्री पर टाइड आते हैं। तो इन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स, सबसे ज़्यादा मून का ग्रेविटेशन काम करता है टाइड को और भी ज़्यादा हाइट देने में। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स पर ही डिपेंड था। चैम्बरलिन ने क्या कहा था कि जो सन है ना, वो सन पहले क्या था, चैम्बरलिन ने कहा था वो सॉलिड था। लेकिन जेम्स जीन्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सन है ना वो स्टार्टिंग से ही क्या था, वो स्टार्टिंग से ही गैसीय अवस्था में था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइडल हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि जो सन था वो स्टार्टिंग से ही किस रूप में था, गैस रूप में था। ठीक है। फिर उसने कहा कि कोई साथी तारा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, साथी तारे को बोलते हैं कंपेन स्टार, यानी साथी तारा। उसने कहा कि कोई कंपेन स्टार आया और वो सन के पास से गुजर रहा था।
अब सन के पास से गुजर रहा था, लेकिन आकार में जो कंपेन स्टार था वो बहुत ही बड़ा था, तो उसका ग्रेविटेशन भी क्या था, सन से बहुत ही ज़्यादा था। तो क्या किया, जो कंपेन स्टार था उसके ग्रेविटेशन ने सन की तरफ क्या करा, अपना इफेक्ट डाला, यानी सन के कुछ पार्ट को ग्रेविटेशन ने क्या किया, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। क्योंकि भाई ग्रेविटेशन जिस भी पावर का ज़्यादा होता है वो क्या करता है, वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो इस कंपेन स्टार के ग्रेविटेशन ने सन के कुछ पार्ट को अपनी तरफ खींच लिया। स्टार्टिंग में सन से एक इस प्रकार का क्या निकला, छल्ला निकला, ऐसे एक गोल, बहुत बड़ा था ये। उसने कहा कि ऐसे वो छल्ला निकला। फिर वो छल्ला आगे बढ़ता चला गया और आगे बढ़ते बढ़ते वो गोल से कुछ ऐसी स्टेज में बदल गया, इस तरीके से। उसने कहा पहले तो वो गोल था, लेकिन उसके बाद वो गोल से कैसा बन गया, कुछ इस तरीके का बन गया। इसको क्या कहेंगे, इसको उसने नाम दिया फिलामेंट। इसको उसने क्या नाम दिया, फिलामेंट नाम दिया। और इसकी जो शेप थी फिलामेंट की वो कैसी बताई उसने, सिगार के आकार की। ये क्या था, उसकी आकृति का नाम बताया, या कह सकते हो फिलामेंट आकार का था, या हिंदी में कहेंगे इसको सिगार के आकार का था वो फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट की शेप कैसी थी, सिगार के आकार की थी। अब ऐसी शेप बनने का रीज़न क्या था, ऐसी शेप बनने का एक ही रीज़न रहा था, क्योंकि इस साइड में से तो कंपेन स्टार इस पर क्या कर रहा था, इसको अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन इस वाले हिस्से की तरफ कौन इसको अपनी तरफ खींच रहा था, सन। क्योंकि ग्रेविटेशन तो इसका भी था, माना उससे कम था लेकिन था। तो यहाँ के ग्रेविटेशन ने ये वाला हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ के ग्रेविटेशन ने ये वाला हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया, इसीलिए ये गोल आकृति की बजाय कुछ ऐसा हो गया ये फिलामेंट। फिर इसने कहा जो कंपेन स्टार था इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। इसकी स्पीड क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी। तो ज़्यादा स्पीड होने के कारण ये क्या हो गया, जल्दी से आगे निकल गया, और जो ये फिलामेंट था ये इसके बिल्कुल नज़दीक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये फिलामेंट सन के ग्रेविटेशन को पार कर गया और ये फिलामेंट सन के चारों तरफ ही क्या करने लग गया, रिवॉल्यूशन करने लग गया, कुछ इस तरीके से। माना ये है सन, और ये बन गया वो फिलामेंट। इसको थोड़ा और बेहतर बना देते हैं भाई। यहाँ पे माना बन गया हमारा वो फिलामेंट, कुछ ऐसे आकार का। कुछ ऐसी शेप का। और ये फिलामेंट किसके चारों तरफ परिक्रमा करने लग गया, परिक्रमा का मतलब है रिवॉल्यूशन। ये चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, रिवॉल्यूशन करने लग गया सन के। फिर उसने कहा कि ये फिलामेंट धीरे 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 ठंडा होने लग गया। अब ठंडा होने के बावजूद ये जो गैस थी ये क्या होने लग गई, संकुचित होने लग गई। संकुचित का मतलब है ये सिकुड़ने लग गया, और सिकुड़ने से ये टूटने लग गया, और टूटने पर ये कुछ ऐसी शेप में बदलता चला गया। कुछ ऐसा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। आज तो कितने प्लेनेट है, आज है 8।
8 हैं। पहले 9 प्लेनेट होते थे। 24 अगस्त 2006 को क्या किया गया, प्लूटो को बाहर कर दिया गया। तो 2006 के बाद कितने रह गए, 8 रह गए। लेकिन उस टाइम पर 9 छल्ले बने थे, यहाँ पर ये 8 ही बन पाए हैं, तो 9 मान सकते हैं। तो उसने कहा था कि जब वो फिलामेंट धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, उसके बाद वो टूटना शुरू हो गया और वो टूटकर इस तरीके से ऐसी कंडीशन में आ गया भाई, वो कुछ ऐसा बन गया। अब ऐसा बनने के बाद उसने कहा कि उसमें से ही, उस फिलामेंट में से ही ऐसे 9 छल्ले बन गए थे और धीरे धीरे उन 9 छल्लों ने किस चीज़ का रूप ले लिया, वो गैस से फिर आ गए किस चीज़ में, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड से फिर वो और भी ठंडे होते हुए उसने कहा वो हो गए सॉलिड। क्या हो गए, सॉलिड। और क्या बन गए, वो हमारे 9 ग्रह बन गए इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इस फिलामेंट और इस कंपेन स्टार के जरिए जो जेम्स जीन्स हैं उन्होंने किस चीज़ को बना के दिखाया लोगों के सामने, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की रचना बताई कि भाई कुछ इस तरीके से हुई थी। फिर इसकी थ्योरी में एक अच्छी बात ये लगी लोगों को, एक तो आसान सा एक्सप्लेन किया था और दूसरा इसने कुछ कमियां बहुत जो मानी जाती थी उनको दूर किया। इन्होंने कहा कि भाई जो फिलामेंट की शेप ऐसी थी ना, वो सन और कंपेन स्टार के ग्रेविटेशन के कारण हुई। फिर उसने कहा यही रीज़न है कि जो बड़े प्लेनेट हैं ना वो तो पाए जाते हैं बीच में, और जैसे जैसे किनारों की तरफ आएंगे ना वैसे वैसे जो ग्रह होते हैं उनका आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। सन के जो सबसे नज़दीक है वो क्या है, सबसे छोटा है, जिसका नाम है मरकरी, प्लूटो। फिर उसके बाद बड़ा है वीनस। तो उसने कहा था क्योंकि इस फिलामेंट की शेप बीच में से क्या थी, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए बीच में क्या पाए गए, बड़े प्लेनेट, और किनारों से ये पतला था इसीलिए किनारों पर पाए जाते हैं छोटे प्लेनेट। अब जो सबसे लास्ट में था वो था भाई प्लूटो। कौन सा था, प्लूटो था। ये 1 2 3 उस साइड से होना था लेकिन यहाँ से बना दिया, कोई नहीं, प्लूटो। ये डायग्राम ज़्यादा फेमस हो गया कब, जब 1930 को प्लूटो की खोज की गई। प्लूटो अर्थात जिसे यम कहते हैं, ठीक है। जब 1930 के अंदर प्लूटो खोजा गया तो वो भी किनारे पर स्थित क्या था, एक छोटे आकार का प्लेनेट था, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरी उस टाइम पर फिर थोड़ा सा फेमस हुई कि हाँ बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है भाई, कि किनारों पर छोटे हैं और बीच में क्या है, बड़े हैं। फिर उसने इस तरीके से तो प्लेनेट बने ये बताया, लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या बताया, उसने कहा कि भाई अब इन प्लेनेट के ऊपर कौन फोकस डालने लग गया, सन। जो सन है उसका ग्रेविटेशन इन प्लैनेट्स के ऊपर क्या डालने लग गया, अपना उस पर अपनी तरफ खींचने लग गया। इन सन का जो ग्रेविटेशन है वो प्लैनेट की गैसेस को अपनी तरफ खींचने लग गया। और उसने कहा कि जो बड़े वाले रिंग थे उनमें से ज़्यादा ऐसे फिलामेंट निकले, और जो छोटे थे तो उनके अंदर गैस कम थी, उनके अंदर से फिलामेंट कम निकले। तो एक रीज़न इसने ये सोल्व किया, रीज़न दिया कि भाई जो ज़्यादा प्लेनेट हैं, जो ज़्यादा सैटेलाइट हैं वो बड़े प्लेनेट के पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी गैस ज़्यादा थी तो उसमें से सन के ग्रेविटेशन ने ज़्यादा ऐसे फिलामेंट निकाले छोटे, और जो छोटे प्लेनेट थे उनके अंदर गैस कम थी इसलिए उनमें से जो फिलामेंट है सन के ग्रेविटेशन के कारण वो कम निकल पाए, इसलिए ज़्यादा सैटेलाइट बीच वाले प्लेनेट के होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुपिटर और सैटर्न, आज के टाइम पर तो सैटर्न के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये बात उसने प्रूफ की अपने इस कॉन्सेप्ट से। फिर उसने कहा कि जिस तरीके से एक ऐसे माना इसी वाले का एक ऐसा फिलामेंट निकल गया एक और, उसने कहा कि फिर वो फिलामेंट वो भी टूटने लग गया धीरे धीरे। तो इसने एक बात और प्रूफ की कि मतलब जो सैटेलाइट होते हैं वो भी प्लेनेट की तरह ही पाए जाते हैं।
बड़े सैटेलाइट होते हैं बीच में, और छोटे वाले सैटेलाइट कहाँ पर होते हैं? किनारों की तरफ होते हैं। बड़े वाले बीच में होते हैं जैसे प्लेनेट होते हैं, और छोटे वाले सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट के किनारों की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी वो फिलामेंट ग्रेविटेशन के कारण उसी सिगार के आकार में आ गया। तो इस तरीके से भाई क्या किया था, जेम्स जीन्स ने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। फिर ये थ्योरी काफ़ी मानी गई, काफ़ी इसकी वैल्यू बनी। लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे जो दूसरे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इस थ्योरी पर क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्शन कैसे उठाया? उन्होंने कहा कि भाई जैसे मरकरी है, मरकरी का जो डिस्टेंस है वो ठीक है सन से भाई, लेकिन अगर इस फिलामेंट से ही बने हैं तो इनका जो डिस्टेंस है ना वो दुगना होना चाहिए भाई। वीनस का मरकरी से दुगना, फिर अर्थ का वीनस से दुगना, दोगुना, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो किसी का 2 गुना है, तो किसी का उससे 300 गुना ज़्यादा है, किसी का उससे 1000 गुना ज़्यादा है। तो दूरी को लेकर काफ़ी क्या होने लग गए, ऑब्जेक्शन उठने लग गए। तो इसी थ्योरी में जो गलतियां बताई जा रही थी बाद में, उन गलतियों को दूर करते हुए क्या किया गया था, यहाँ पर जो जेफरीज था फिर उसने बाद में अपना कॉन्सेप्ट दिया। और जो जेफरीज है उसने भाई 1929 के अंदर इस जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई हाइपोथेसिस के अंदर क्या किया था, अमेंडमेंट्स किया था, संशोधन किया था। इसने दूरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कहा था कि भाई एक तारा तो सन था और दूसरा एक और था कंपेन स्टार। इसने कहा कि सन से अलग एक तारा नहीं। किसने? जेफरीज ने कहा कि एक तो सन था, फिर एक उसका साथी तारा था। उसने कहा उस साथी तारे से अलग एक और तारा भी था इस ब्रह्मांड के अंदर। वो तारा धीरे धीरे इस कंपेन स्टार के पास आ रहा था, और बाद में फिर इन दोनों तारों के अंदर क्या हो गई, जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ। इसको बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। दोनों के टकराव से क्या हो गया, एक विस्फोट हुआ, और उन दोनों तारों का जो मलबा है, मैटर था, वो चारों तरफ क्या हो गया, बिखर गया। और वो फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो कोई प्लेनेट कहीं पर, कोई कितनी दूरी पर, कोई कितनी दूरी पर। इस तरीके से इसने प्लेनेट की दूरी को दुगना न करते हुए कहा कि भाई सब ने अपनी अलग अलग हिसाब से, जहाँ पर ठंडा हुआ तो उस हिसाब से उनका डिस्टेंस बनता चला गया। तो इस तरीके से जेफरीज ने 1929 में ही क्या किया था, जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई इस हाइपोथेसिस को संशोधित किया, अमेंडमेंट्स किया इसके अंदर। लेकिन फिर ये ज़्यादा टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे और वो अपनी अलग अलग बातें क्या कर रहे थे, लोगों के सामने, दुनिया के सामने रख रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अब 1929 को इसने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट्स किया। तो फिर ये थ्योरी भी काफ़ी समय के लिए क्या हो गई, पॉपुलर हो गई, अच्छी खासी चली। लेकिन फिर लोग जो हैं वो रुकने वाले कहाँ पर थे, अलग अलग विचारों के कुछ साइंटिस्ट और आने लग गए। अलग अलग कौन? फिर उसके बाद आया रसेल। ये था रसेल। जो रसेल है इसने कहा था कि भाई एक तो सन था, ये बस वैसे बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही है जो बता रहा मैं आप लोगों को, सन था। उसने कहा फिर एक कंपेन स्टार था, ये हो गया भाई। उसने कहा फिर एक और उससे भी विशाल का एक और तारा था, एक और स्टार था, यानी सूर्य से अलग 2 तारे थे। इसका आकार इससे भी काफ़ी बड़ा था। तो इसका मतलब जो इसका ग्रेविटेशन है वो क्या था भाई, वो इससे भी बहुत ज़्यादा था। इसने कहा कि जो दूसरे वाला था ना, उसका जो ग्रेविटेशन है वो कंपेन स्टार से भी क्या था, ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वो आकार में कंपेन स्टार से भी बड़ा था। तो इसके ग्रेविटेशन ने इसके मैटर को क्या किया भाई, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। और इसने कहा कि कंपेन स्टार में से इस तरीके से कुछ मैटर
बाहर निकला और वो इस वाले स्टार के पास जा रहा था। फिर उसने कहा कि इस तरीके से फिर बाद में ये इससे अलग हुआ। अब अलग होने के बाद वो भी कुछ इस तरीके से बन गया और इस तरीके से फिर उसमें से फिर बाद में क्या हो गए, प्लेनेट बन गए। तो इस तरीके से इसने इस थ्योरी को दिया, लेकिन फिर इस थ्योरी की आलोचना हुई, ये ज़्यादा नहीं चली, थोड़ी बहुत चली थी। इसके अंदर कमियां निकाली गई बहुत सारा। उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, एक और था, उसके ग्रेविटेशन ने इसके कुछ पार्ट को अपनी तरफ खींच लिया और प्लेनेट बन गए। फिर लोगों ने पूछा, दूसरे साइंटिस्टों ने उससे सवाल किया कि भाई जो कंपेन स्टार था वो कहाँ पे गायब हुआ फिर, और जो दूसरा एक और स्टार था वो कहाँ पे गायब हुआ। इस चीज़ का वो कोई उनको आंसर ही नहीं दे पाया। अब आंसर नहीं दे पाया तो रसेल की थ्योरी वहीं पे क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। वहीं पे क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। फिर कुछ समय के बाद जेम्स जीन्स की थ्योरी को ही लोग मानते रहे, रसेल की थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ, फिर अलग से एक और साइंटिस्ट आते हैं, इसका नाम था भाई हॉयल और लिटिलेटन, यानी हॉयल और लिटिलेटन, ये थे भाई। इन्होंने क्या किया था, 1939 के अंदर अपनी एक ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी को इन्होंने क्या किया था, एक बुक के जरिए समझाया था। इन दोनों के द्वारा जो लिखी गई बुक थी, इनकी बुक का नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये है भाई हॉयल और लिटिलेटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। इसी बुक के अंदर 1939 में इन्होंने ये निकाली थी, और इसके अंदर इन्होंने इस ब्रह्मांड के निर्माण का राज बताया था कि भाई किस तरीके से हमारा ये ब्रह्मांड, हमारा ये यूनिवर्स तैयार हुआ है। तो इसने किस तरीके से बताया, इसने कहा था कि भाई पहले क्या था, सन था, इस तरीके से। फिर इसने कहा कि सन से अलग एक और तारा था, उसका साथी तारा यानी कंपेन स्टार, इसका फ्रेंड था, ये कंपेन स्टार था। फिर इसने कहा कि इस कंपेन स्टार से अलग एक और तारा था, यानी इसने भी सूर्य से अलग दो तारों के मिलने से ही किस चीज़ का निर्माण बताया, यूनिवर्स का। इसने कहा कि इन दोनों तारों के अंदर इससे अलग एक और कंपेन स्टार था, यानी दो साथी तारे थे सूर्य के। इसने कहा इन दोनों स्टार के अंदर क्या हो गया, टकराव हो गया, जिसे इसने नाम दिया था सुपरनोवा विस्फोट, या फिर इसे कह सकते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन या सुपरनोवा विस्फोट, इन दोनों में टकराव को इसने कौन से विस्फोट के नाम से पुकारा है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ना, वो स्टार के अंदर होता है। जब तारा ब्लास्ट होता है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म हो जाता है, तो तारे में क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, ग्रेविटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण उसमें क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो तारा ब्लास्ट हो जाता है। वो क्या होता है, जब स्टार का टॉपिक आएंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों तारों में टकराव के कारण क्या हो गया, ऐसा विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद
वो जो गैसेस हैं वो सन के चारों तरफ फैल गई भाई। विस्फोट होने के बाद वो जो गैसेस है ना, कुछ इस तरीके से वो चारों तरफ फैल गई और सन के ग्रेविटेशन के कारण, सन के ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ, वो उसके चारों तरफ ऐसे क्या करने लग गई, चक्कर लगाने लग गई इस तरीके से, सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्यूशन करने लग गई। फिर इसने बताया कि धीरे 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 क्या हुआ, इन्हीं एक्सिस के अंदर, इन्हीं गैसों के अंदर इस तरीके से वो गैस ठंडी होती गई और क्या बनते चले गए, प्लेनेट बनते चले गए। वो ठंडी होती चली गई और किस चीज़ का निर्माण होने लग गया, ग्रह का निर्माण हुआ, प्लेनेट का निर्माण हुआ। ठीक है। उसने कहा कि जब ये टकराव हुआ तो उसमें जो पार्टिकल मौजूद थे ना, कण जिन्हें बोलते हैं, उन कणों का एक जगह पर जमाव होने लग गया। अब जमाव होने से ही प्लेनेट बन गए, जो छोटे वाले थे उनसे सैटेलाइट बन गए। तो इस तरीके से इसने क्या कहा था कि हमारे प्लेनेट तैयार हुए और वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो कुछ इस स्टाइल में होयल और लिटिल ने क्या किया था, अपना ये हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर किया था। इस तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, बताया। अब कुछ समय के लिए ये थ्योरी चली, लेकिन भाई इसके बावजूद थोड़ा ही टाइम चला था, एक और साइंटिस्ट आ गया, उसने अपनी थ्योरी दी। उसकी थ्योरी को अच्छा खासा माना गया, उसकी थ्योरी कुछ समय के लिए बेहतर चली थी इन सब से। अब जैसे होयल ने इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को देने का एक ही मकसद था, ये जो दूसरे साइंटिस्ट थे, दूसरे लोग थे, वो प्लेनेट के डिस्टेंस को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। तो इस तरीके से ये उस दूरी की समस्या को क्या कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के लिए चलता था, उसके बाद ये उसमें क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। फिर आ गया एक और साइंटिस्ट, ओटो श्मिड। वैसे ही ऐसे आएगा भाई, ओटो श्मिड। ठीक है, ओटो श्मिड। अब ओटो जो श्मिड है, इसने क्या किया, इसने अंतर तारक थ्योरी दी। अंतर तारक धूल परिकल्पना, धूल परिकल्पना, इस नाम से क्या दी थी इसने, अपनी हाइपोथेसिस दी थी। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इस तरीके से इसने क्या किया था, अपना ये हाइपोथेसिस दिया। और ये जो हाइपोथेसिस है, इसने 1943 के अंदर दिया था भाई। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर इसने किस चीज़ को सोल्व किया, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर इसने बताया था कि भाई ऐसा कोई विस्फोट नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, स्टार था सन, फिर सन से अलग दो और कंपेन स्टार थे, उनके अंदर ब्लास्ट हुआ, कोई उस पर ग्रेविटेशन इफेक्ट डाल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अलग अलग हर तरह के लोग आए अपनी सोच लेकर, लेकिन इसने उन सब से अलग ये थ्योरी दी। इसने कहा कि ऐसा कोई विस्फोट नहीं हुआ था, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, हमारे इस यूनिवर्स के अंदर पहले से ही एक तस्तरी मौजूद थी। पहले से ही क्या थी, एक तस्तरी थी।
तस्तरी को बोलते हैं डिस्क। बाइक वगैरह पर नहीं होते डिस्क, ऐसे कुछ इस तरीके से ये एक डिस्क बना रहे हैं भाई। उसने कहा कि इस डिस्क के अंदर बहुत सारी गैसें मौजूद थी भाई। इस डिस्क के अंदर क्या था, बहुत सारी गैसें मौजूद थी और बहुत सारे कण भी मौजूद थे इस डिस्क के अंदर। कुछ इस तरीके से उसने कहा कि जो ये डिस्क है ना, ये गैस और जो पार्टिकल थे, कण थे, धूल कण जिन्हें बोलते हैं, उस धूल कण और गैस की बनी हुई क्या थी, एक डिस्क थी। फिर इसने कहा कि जो सन है ना, वो हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हुए इस डिस्क के पास पहुंच गया। ऐसे माना यहाँ पे आ गया, इसके क्लोज आ गया। और ये बिल्कुल सच है भाई। जो सन है वो किसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता रहता है? सन चक्कर लगाता है किसके चारों तरफ? गैलेक्सी में। ठीक है, ये पूरा सोलर सिस्टम ये गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसने कहा कि जो सन है ना, वो गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इस डिस्क के पास में पहुंच गया। अब डिस्क के पास में पहुंच गया तो जो सन का ग्रेविटेशन था ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये डिस्क किसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग गई। यानी ये हमको सोलर सिस्टम समझा रहा है भाई कि किस तरीके से सौर परिवार का निर्माण हुआ, यानी सूर्य, प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार, इन चीज़ों का। इसने कहा कि सन के ग्रेविटेशन के कारण ये पूरी की पूरी डिस्क है, तस्तरी है, ये सूर्य के चारों तरफ क्या करने लग गई, ऐसे चक्कर लगाने लग गई। अब चक्कर लगाने के बाद इसके अंदर किस चीज़ का जन्म हुआ, यहाँ पर ग्रेविटेशन का। इस डिस्क के अंदर भी किस चीज़ का जन्म बताया उसने कि भाई यहाँ पर फिर ग्रेविटेशन फोर्स बना। और उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो ये बड़े वाले कण थे ना, उन बड़े वाले कणों ने छोटे वाले कणों को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इस तरीके से ये आसपास के छोटे वाले कण अपने से ज़्यादा ग्रेविटेशन वाले पार्टिकलों से चिपकने लग गए और ऐसे एक दूसरे से मिलते 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 उसने बताया कि स्टार्टिंग में निर्माण हुआ एस्ट्रॉयड का। एस्ट्रॉयड स्टार्टिंग में उसने रूप लिया एस्ट्रॉयड का। ठीक है, फिर उसने कहा कि आकार बढ़ता गया तो उसके साथ में ग्रेविटेशन पावर भी बढ़ती चली गई। मतलब जैसे जैसे आकार बढ़ा वैसे वैसे ग्रेविटेशन पावर भी बढ़ेगी, बिल्कुल सच है। तो जितना ग्रेविटेशन बढ़ेगा उसने उतनी दूर तक के और वाले पार्टिकलों को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। और जो पार्टिकल दूर थे उन्होंने ज़्यादा साइज न होने के कारण, ज़्यादा ग्रेविटेशन पावर न होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम पार्टिकलों को अपनी तरफ खींचा। तो जो इस प्रक्रिया द्वारा जो बड़े चट्टानी टुकड़े बने, बड़े पत्थर बने, वो तो क्या हो गए फिर एस्ट्रॉयड से किस चीज़ में बदल गए, वो बदल गए प्लेनेट के अंदर। और जो छोटे रह गए और इन बड़े के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने लग गए इस तरीके से, वो क्या बन गए, वो उपग्रह बन गए, सैटेलाइट बन गए। तो इसने कहा कि इस तरीके से उस तस्तरी के अंदर ऐसे 9 गोले बने भाई, ऐसे 9 गोले बने। जिसके आसपास में ज़्यादा पार्टिकल थे उन्होंने ज़्यादा ऑब्जर्व किए, ज़्यादा अपनी तरफ लिए, उनका साइज और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से इनके साइज की प्रॉब्लम भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने सॉल्व की। और कोई सन से कितनी दूरी पर है, कोई सन से कितनी दूरी पर है, इस वाली प्रॉब्लम को भी इसने क्या किया, सोल्व किया। फिर इसने कहा एक और अच्छी बात इसने इस थ्योरी से सोल्व करके बताई। वो क्या, इसने कहा कि माना जैसे आज के टाइम पर 8 प्लेनेट है,
तो जो सूर्य के नज़दीक है ना, सूर्य के करीब है, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और एक और है फिर मार्स, मंगल। इसने कहा ये 4 वाले प्लेनेट है ना, ये क्या है? ये सॉलिड है, इनका डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जो आउटर प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट में कौन कौन आता है ये सब बताएंगे आपको जब टॉपिक आएगा प्लेनेट का ही। आउटर प्लेनेट में जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूनिवर्स होता है, ठीक है, और यूरेनस होता है और नेपच्यून होता है, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये होते हैं गैसियस स्टेज में, गैस के बने हुए, और ये क्या है? सॉलिड है, धातु वगैरह इन चीज़ों के, सिलिकेट वगैरह इन चीज़ों के, पदार्थों के ये बने हुए होते हैं। तो इसने कहा कि पहले वाले इतने भारी हैं और आउटर है वो है तो साइज में बहुत बड़े लेकिन हल्के हैं बहुत ज़्यादा। तो उस वाली प्रॉब्लम को भी इसने सोल्व किया। इसने कहा कि जो सन का ग्रेविटेशन फोर्स था ना, उस सन के ग्रेविटेशन फोर्स ने जब ये ठंडे हो रहे थे तो पहले वाले जो 4 प्लेनेट है वो बाकी के 4 प्लेनेट से तो सन के नज़दीक है, तो सन का ग्रेविटेशन इन चारों पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है और इस सन के ग्रेविटेशन ने इन चारों की गैसेस को क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ पर जो सॉलिड पदार्थ रह गए वो यहीं पर रह गए। फिर इसने कहा गैस से धीरे धीरे ये ठंडे होकर किस चीज़ में बदल गए? द्रव्य में, लिक्विड में बदल गए भाई। फिर इसने कहा अब जैसे कोई भी बर्तन है, हम किसी बर्तन में पानी को लेते हैं, उसमें जो हल्की चीज़ें होंगी वो तो पानी के ऊपर तैरेंगी और जो भारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? डूब जाएंगी ना पानी में। तो उसने कहा कि जब ये लिक्विड फॉर्म में आया ना तो हल्की चीज़ें थी जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें क्या हो गई? इनके ऊपर तैरती रही और जो भारी धातुएं थी वो क्या हो गई? इनके सेंटर में, इनके कोर में चली गई। कोर मतलब केंद्र, क्रोड में चली गई। और फिर धीरे धीरे जैसे पृथ्वी का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर पृथ्वी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म से किस चीज़ में आ गई? वो सॉलिड होने लग गई और वो चीज़ें वहीं पर जमा होने लग गई। आज जैसा कि देखा जाता है जो हल्की धातुएं हैं हमारी अर्थ पर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, ये सभी ऊपर वाली सतह में पाई जाती हैं और जो आयरन है वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी इस थ्योरी ने अपने आप को क्या किया? अच्छा खासा साबित किया। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी और सॉल्व होते हुए क्या किया था? इस थ्योरी को काफ़ी समय तक अच्छा खासा माना गया। लेकिन इसके बावजूद भी और भी साइंटिस्ट आए जो आप अपनी थ्योरियों को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे थे? एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे, लेकिन कोई भी इस थ्योरी को ज़्यादा फ्लॉप करने में कामयाब नहीं हुआ। तो ओटो श्मिड है, इसके द्वारा दी गई जो ये थ्योरी है, ये हटेगा भैया, ओटो जो श्मिड है इसके द्वारा दी गई जो ये थ्योरी है इंटरस्टेलर डस्ट, ये थ्योरी काफ़ी फेमस हुई, काफ़ी मानी गई। फिर कुछ समय बीतने के बाद जो आज के टाइम में आपकी लेटेस्ट थ्योरी है वो आई, जिसका नाम रखा गया है बिग बैंग थ्योरी। इसे कहा जाता है क्या हिंदी में? महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, यानी हिंदी में कहेंगे इसको महाविस्फोट सिद्धांत। काफ़ी चला है भाई और चल रहा है, ठीक है। बिग बैंग में से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा। बाकी जो थ्योरियां हैं वो बड़े वाले स्पेशल सब्जेक्ट है या और उससे बड़े एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर उन थ्योरियों के बारे में पूछा जा सकता है। छोटे वाले एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे।
छोटे वाले में यहाँ से क्वेश्चन आएगा और बड़े में भी आ सकता है यहाँ से। तो बिग बैंग थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये लेमेटेयर की बनाई है भाई, लेमेटेयर ने इसको बनाया था। और ये जो व्यक्ति है ये बेल्जियम का रहने वाला है, ये देश है इसका बेल्जियम, यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, जो लेमेटेयर है इसने 1967 के अंदर बिग बैंग थ्योरी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। बिग बैंग थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया था, लेमेटेयर ने। और कब किया था, 1967 को इसने क्या किया था, बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अब जो है बिग बैंग थ्योरी वो मानी कैसे गई इतनी ज़्यादा। बिग बैंग थ्योरी जो है क्या हुआ था, 1927 की बात है भाई, एक टेलीस्कोप बनाया गया जिसका नाम है हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप, ये है भाई इसका नाम। इसकी जो निर्माण है वो एडविन पी हब्बल ने की थी। एडविन पी हब्बल ने, ये अमेरिका का था भाई, ये इसके देश का नाम। पूछे हमसे कि एडविन पी हब्बल कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के। तो एडविन पी हब्बल ने 1927 में एक टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम था, अपने नाम से ही बनाया था, हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप इसने हमारे इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताने में क्या किया, एक बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब इसको स्पेस में सेट किया गया और इसी टेलीस्कोप से हमको ये पता लगा था कि आज भी हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो आज भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। आज भी लगातार हमारे इस यूनिवर्स का निर्माण, इसका फैलाव हो रहा है, क्योंकि इसी से पता लगा था कि आज भी गैलेक्सियों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब जो बिग बैंग आज से 15 अरब साल पहले हुआ था उसका इफेक्ट आज भी है, क्योंकि आज भी क्या हो रहा है, आपका ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तक इसने ब्रह्मांड का जो व्यास है, डायमीटर है, वो व्यास बताया है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोलते हैं वो इसको, लाइट ईयर। ठीक है, अब 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतनी पावर जोड़ दो, तो 1 लाइट ईयर इतने किलोमीटर के क्या होता है, बराबर। तो ये तो कितना है, अगर इसको आप लाइट ईयर से मल्टीप्लाई करोगे 250 करोड़ को, तो कितना ज़्यादा हो जाती वैल्यू। तो इसने अपने इस ब्रह्मांड का व्यास कितना बताया, हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा जांच करके 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया एडविन पी हब्बल ने। फिर ये होती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू, पूछी जाती हुई बड़े एग्जामों में। ठीक है, अब इसने बताया कि जो बिग बैंग धमाका कब हुआ था, आज से भाई 15 अरब साल पहले, इतने साल पहले बिग बैंग हुआ बताया जाता है। तो इतने साल पहले हुआ और इस टेलीस्कोप से पता चला ये आज भी फैल रहा है। अगर आज भी ये फैल रहा है तो आज से 15 अरब साल पहले इसने कहा था कि ये सभी गैलेक्सियां इकट्ठी थी, सारी की सारी गैलेक्सियां क्या थी, इकट्ठी थी। अब एक गैलेक्सी का डेंसिटी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है ना,
और पहले तो ये सारी की सारी गैलेक्सियां एक ही गैलेक्सी के रूप में थी, तो इसका मतलब भाई उस वाली गैलेक्सी का डेंसिटी तो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो इसने कहा कि सारी गैलेक्सियां इकट्ठी थी, जिसको इसने एक पॉइंट कहा है, और इस वाले पॉइंट को इसने नाम दिया है पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, क्योंकि ये एक गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही बड़ा केंद्र था। इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था कि इसने सारी गैलेक्सियों को एक पॉइंट के रूप में समेट कर रखा था। अब यहाँ का डेंसिटी हद से ज़्यादा था, तो उस डेंसिटी के कारण इस पॉइंट के अंदर क्या हो गया, एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हो गया, जिसे क्या नाम दिया गया, बिग बैंग नाम दिया गया। इस विस्फोट को क्या नाम दिया गया भाई, बिग बैंग विस्फोट। बिग बैंग इसे नाम दिया गया, महाविस्फोट नाम दिया गया। याद रखना, इस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के नाम से। फिर इसने कहा था कि जैसे ही ये विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के होते ही पहले सेकंड के अंदर ही, बिग बैंग के पहले सेकंड के अंदर ही 3 चीज़ों का जन्म हो गया। कौन सी? दूरी, समय और वस्तु। जो दूरी है, दूरी का जन्म किस चीज़ से बताया इसने, बिग बैंग से। समय का जन्म भी किस चीज़ से हुआ है, बिग बैंग से। और वस्तु का जन्म भी किस चीज़ से हुआ है, बिग बैंग से। कैसे? इसने कहा कि पहले तो एक ही गैलेक्सी थी, जब ये विस्फोट हो गया तो ऐसा बहुत सारा मटेरियल अनंत रूप में इस ब्रह्मांड में फैल गया, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियां फैल गई। तो अब माना पहले ये इसी का पार्ट था, लेकिन अब यहाँ से लेकर ये वहाँ पर जा चुका है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी का जन्म हुआ। फिर समय कैसे, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय भी लगा, चाहे भाई माइक्रो सेकंड का लगा है, लेकिन लगा तो है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा, तो दूरी का जन्म हुआ, समय का जन्म हुआ। वस्तु का जन्म कैसे हुआ, पहले ये एक ही वस्तु थी, ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारी हो गई, तो इस प्रकार से अन्य वस्तुओं का जन्म। ये पूछा जाता है भाई, हाईएस्ट तक भी पूछ लेते इस वाले को, कि भाई पहले ही सेकंड में बिग बैंग से कितनी चीज़ों का जन्म हुआ था, तो 3 चीज़ों का हुआ था, दूरी, समय और वस्तु का। क्लियर है? फिर जैसे हम पानी को किसी बर्तन में गर्म करते हैं, वो पूरा उबल गया, और हम जैसे ही गैस को स्टॉप करते हैं, जैसे ही हमने गैस को बंद किया, उसी सेकंड से ही उस पानी का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। उसी सेकंड से ही पानी का टेम्परेचर गिरने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद वो पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि 10-20 मिनट होने के बाद अचानक से वो ठंडा हुआ, नहीं, पहले सेकंड से उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। फिर इसने कहा कि पहले सेकंड में इन 3 चीज़ों का जन्म हुआ। फिर इसने कहा कि पहले सेकंड से ही हमारे इस यूनिवर्स का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या हो गया, वो गिरना शुरू हो गया, माइनस होना यानी शुरू हो गया। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड का तापमान कब से शुरू हुआ, बिल्कुल बिग बैंग के जस्ट फर्स्ट सेकंड से ही क्या हो गया, टेम्परेचर में गिरावट आनी शुरू हो गई। ये काम हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने कहा था कि भाई जब ये बिग बैंग हुआ ना, तो काफ़ी टाइम तो हमारे इस ब्रह्मांड का ऐसा बीता था कि जिसमें कोई भी लाइट नहीं थी। अब इससे पहले एक और बता देता हूँ, जो तापमान गिर रहा था ना, ये वाला तापमान के गिरने को यूनिवर्स में एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा
अवस्था, नाम दिया जाता है प्लाज्मा अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा स्टेज क्या थी, प्लाज्मा अवस्था क्या थी, तो प्लाज्मा अवस्था क्या थी भाई, पहले सेकंड से ही तापमान के गिरने की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मा अवस्था। फिर इसने कहा कि बहुत सारा टाइम ऐसा बीता जब हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसमें हमारे ब्रह्मांड में कोई भी किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी। तो बताया जाता है 4 लाख साल तक हमारे इस ब्रह्मांड में रोशनी का जन्म नहीं था, यानी जो प्रकाश है, लाइट है, वो नहीं थी, प्रकाश नहीं था। कितने टाइम तक, स्टार्टिंग के 4 लाख साल तक। तो इस समय को कहा जाता है भाई डार्क टाइम। क्या कहते हैं, डार्क टाइम के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखना, डार्क टाइम कब तक चला था, डार्क टाइम चला था 4 लाख साल तक। इन 4 लाख साल तक हमारे इस ब्रह्मांड में कोई भी रोशनी नहीं थी। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया एक और निकल कर कि भाई इन 4 लाख साल तक कोई प्रकाश तो नहीं था, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल थे, फंडामेंटल पार्टिकल थे, यानी इन्हें कहते हैं मूल कण। और ये कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसने कहा इन 4 लाख साल तक फंडामेंटल पार्टिकल का जन्म हुआ, मूल कणों का जन्म हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बहुत तेजी से गति करने लग गए, और इसी कारण 4 लाख साल के बाद पहले अणु का निर्माण हुआ जिसका नाम हाइड्रोजन था। पहला अणु 4 लाख साल के बाद बना इनकी तीव्र गति के कारण, जो क्या था, हाइड्रोजन। फिर इसने कहा कि ये हाइड्रोजन फिर धीरे धीरे हीलियम में बदलना शुरू हो गया, हीलियम में बदला, और इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। न्यूक्लियर फ्यूशन यानी इसे हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन जब धीरे धीरे हीलियम में बदलता है तो ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूशन के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य के अंदर भी जो इतनी एनर्जी बनती है, हिट बनती है, वो इसी कारण बनती है क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में आज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूशन से इतनी पावर होती है। तो इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड में 4 लाख साल के बाद पहले तारे का जन्म हुआ, और फिर देखते ही देखते बहुत सारे तारों का हमारे इस ब्रह्मांड में क्या होने लग गया, जन्म होने लग गया। और 4 लाख साल के बाद जो डार्क टाइम है वो क्या हो गया, फिर खत्म हो गया। तो इस तरीके से इसने बिग बैंग को एक्सप्लेन किया है। फिर इसी बिग बैंग से ही इसने किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना, किस तरीके से गैलेक्सियां बनी, किस तरीके से क्लस्टर बने, सुपर क्लस्टर बने, किस तरीके से स्टार बने, वगैरह वगैरह, हर चीज़ को क्या किया गया फिर यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए जो बिग बैंग थ्योरी है इसको मान्यता दी जाती है आज के टाइम में। तो बिग बैंग थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है। किस तरीके से प्लेनेट बने हैं, किस तरीके से स्टार बने, कुछ और भी बातें आएंगी कि भाई जब गैलेक्सियां बन रही थी तो उसमें कुछ ब्लैक होल भी पाए जाते हैं, कुछ डार्क मैटर भी पाए जाते हैं। क्या ब्लैक होल होता है, क्या डार्क मैटर होता है, जो भी होगा ये सिस्टम हम अपनी अगली क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना
काफ़ी है हमारी क्लास में। जो जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं वो आज हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं। जो बिग बैंग रहता है वो अब हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास है जो ख़त्म होती है। और अपनी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को आने वाली क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। ओके, थैंक यू।